अस्सलामुअलैकुम। आज आप सबके लिए बहुत प्यारा सा नावलेट लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ़िराक। राइटर सदफ़ आसिफ़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नावलेट की तरफ। खुशियों ने मुर्शद विला पर डेरा क्या डाला, हर तरफ मोहब्बत की पुरसुकून हवा चलने लगी। दिन भर से जारी रौनक और शोर व गोगा के बाद असद मुर्शद के दिल में कुछ लम्हे तन्हाई में हिना के बारे में सोचने की ख्वाहिश जागी। वो गैर महसूस अंदाज में अपनी जगह से उठा और यार दोस्तों की महफिल से पीछा छुड़ाते हुए बड़े हाल से अपने कमरे की जानिब चल दिया। दरवाज़ा पार करते गर्दन घुमा घुमा कर अपने कमरे का जायज़ा लिया, जिसकी सज धज ही निराली थी। जदीद अंदाज की डेकोरेशन, इस पर भारी कीमती फर्नीचर की सजावट ने यहाँ की हियत ही बदल दी थी। असद ने अचानक नाक सुकेड़ी। ताज़ा किए हुए वाइट वॉश की तेज़ बू इसके नथनों में दाखिल हुई। तबीयत पर नागवारी सी छा गई, मगर कुछ देर बाद यह एहसास ज़ाइल हो गया और वह 400 फैली तन्हाई बहुत पुरसकून अपनी अपनी सी लगने लगी। वह कमरे के मुत्तसिल बालकनी में पड़ी आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज हो गया। बस एक रात का फासला तो रह गया है। असद मुर्शद ने स्याह आसमान पर चमकते तारों को देखकर सोचा, ज़िंदगी कितनी मेहरबान हो गई है। असद ने आंखें मूंदी। एक सरशारी से इसके वजूद पर छाती चली गई। तुम वाकई मेरी होने वाली हो। इसके भरे भरे लब हिले। हिना का मुस्कुराता चेहरा तसव्वुर में चला आया तो दिल में गुदगुदी सी हुई। वो खुद को आसमान की वसतों पर उड़ता हुआ महसूस कर रहा था कि धड़ धड़ धड़ाम धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। क्या आफत है? असद हड़बड़ा कर बोला। पहले तो बड़े ज़ोरदार अंदाज में दस्तक दी गई, इसके बाद एक धमाके के बाद दरवाज़ा पूरा खुल गया। इसके हसीन ख्यालों में दरारें पड़ गईं। इसने खुली आंखों से दर्जन भर लड़कों का अपनी जानिब बढ़ता हुआ रेला देखा। हिना अशरफ बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। अशरफ अली और इनके दो भाई एक ही मोहल्ले में थोड़े थोड़े फासले पर रहते थे। इन तीनों भाइयों की बीवियाँ फुप्पी मामू खालाजाद थीं, क्योंकि इनके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी का रिवाज नहीं था। हुस्न इत्तफाक से इन तीनों भाइयों के यहाँ तीन तीन बेटे हुए और बेटी की ख्वाहिश तीनों भाइयों की आंखों में पलने वाला मुश्तरका सपना था। कुदरत की मेहरबानी से इसकी ताबीर अशरफ अली को मिल गई। इसीलिए जब रुखसाना की गोद में परियों जैसी हिना आई तो इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई। तीनों घरों में लड़की की पैदाइश पर खुशी की यकसां लहर दौड़ गई। अशरफ अली ने बहुत बड़े पैमाने पर खुशियाँ मनाई और ख़ानदान भर में मिठाई तकसीम की, मगर हिना के नाज सब ने मिलकर उठाए। जब तक वह छोटी रही तब तक वो अपनी ताई और चाची की आंखों का तारा बनी रही। बारी बारी कभी ताया कभी चाचा के घर बुलवाई जाती। हर कोई इसे गोद में लिए फिरता। वो बस हाथों में रहती, मगर जवान होने पर इसकी मासूमियत और ख़ूबसूरती पर फ़िदा होने वाले ताई और चाची ने एक वक्त अपने बड़े बेटों का रिश्ता दे डाला। अशरफ अली और रुखसाना शशोपंज में पड़ गए, किसको हाँ कहें और किसको ना कहें। ऐसे में बड़े भाई शराफत ने बहुत सोच विचार के बाद चुपके से मंझले भाई अशरफ को एक ऐसी तदबीर बताई जिस पर अमल करते हुए ख़ानदान में पैदा होने वाला झगड़ा टल गया और उनकी बीवियां खामोशी से पीछे हट गईं। रुखसाना ने पहले तो सुकून का सांस लिया, बाद में तजस्सुस से मगलूब होकर शौहर से पूछा, ऐसी क्या बात हुई जो जिठानी और देवरानी खुद इस रिश्ते से दस्तबरदार हो गई? अशरफ अली ने बताया कि भाइयों ने अपनी बीवियों के कान में कज़न मैरिज के हवाले से एक बात डाल दी कि तिब्बी तहकीक के मुताबिक ख़ानदान में कई नस्लों तक मुसलसल शादियां होने की वजह से आने वाली औलाद में मुमकिना माजूरी या नकाइस का ख़दशा बढ़ जाता है। रुखसाना ने भी इस नहज पर संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया कि बेटी की शादी गैरों में करने का फ़ैसला कर लिया। यह सब तो खैर बहाने थे। दरअसल हिना की किस्मत तो असद के साथ बन चुकी थी, फिर वो दोनों कैसे एक ना होते। ओह, ये नौशे मियाँ तो यहाँ छुपे हुए हैं। असद जिनसे छुप कर इस जाए पनाह में आया था, इन सब ने एक्का करके इसके कमरे में एक साथ धावा बोल दिया। भाई, इंसानों वाली हरकतें कब सीखोगे? असद ने चिढ़कर अपने दोस्त सरवर से पूछा, जो जहेज़ के नए नकोर बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। नौशे मियाँ, हमारी छोड़ो, हम तो सब सीखे सिखाए हैं, फ़िलहाल अपनी फ़िक्र करो। इन सब ने कोर्स में जवाब दिया और छत फाड़ कह कहा लगाया गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। असद ने तप कर पूछा। देखो यार, आज तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात है, इसलिए यहाँ बैचलर पार्टी मनाई जाएगी और तुम्हें शौहर बनने के सुनहरी असूल अजबर कराए जाएंगे। एक और दोस्त तालिब ने जोश में सकील अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या मतलब?
असद ने भाड़ सा मुँह खोला। किसी ने जवाब देना गवारा न किया। एक ने जाकर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। सब ने मिलकर धमाल मचाया। खुद भी पसीना पसीना हुए असद को भी थकाया। इसके बाद कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा कि तफसीर बना। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं लेट गया और जहाँ गिर कर तबाही मचा गया। असद ने दांत किचकिचा कर अपने सजे हुए कमरे का हाल बुरा होते देखा। ताहिरा ने अपनी बहू हिना को एक क्लिनिक में देखकर पसंद किया था। कई दिनों से उनका बुखार नहीं टूट रहा था। असद इन दिनों ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए ताहिरा एक के बाद एक घर में रखी हुई दवाओं को खुद पर आजमाती चली गई। एक से भी फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे भी शौहर के इंतकाल के बाद इनके असाब बहुत कमज़ोर हो गए थे। अगर बीमार पड़ जाती तो संभलने में काफ़ी वक्त दरकार होता। इसी वजह से असद माँ को छोड़कर कहीं आता जाता नहीं था, मगर अब ऑफिस की तरफ से जाना मजबूरी थी। इसके बावजूद रोज़ाना माँ की फ़ोन पर खैर खैरियत लेता रहता। माँ को कॉल मिलाई। उनकी भारी आवाज़ सुनते ही वो समझ गया कि ताहिरा बेगम पर घरेलू नुस्खे कारआमद साबित नहीं हुए। घर से दूर होने की वजह से कुछ कर भी नहीं सकता था। इसने कुछ सोचकर बड़ी खाला को कॉल मिलाई, जो 2 गलियां छोड़कर रिहाइश पजीर थी। भांजे की दरख्वास्त पर शाहिदा अपने बेटे सलीम बेग के साथ बहन को पकड़कर ज़बरदस्ती फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर रिजवान के पास मरीजों की लंबी कतार थी। वो अपनी बारी के इंतज़ार में जाकर बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर रिजवान के इलाज से हिना की मम्मी रुखसाना को भी हमेशा फ़ायदा होता था, इसीलिए उनका इस डॉक्टर पर पुराना इत्काद था। हिना को शदीद किस्म का फ्लू हुआ तो वो बेटी की ना के बावजूद इसी दिन इत्तफाक से वहाँ आई हुई थी, जहाँ ताहिरा भी मौजूद थी। रुखसाना ने पर्ची बनवाई और अपनी बारी के इंतज़ार में इसी बेंच पर बैठ गई, जहाँ ताहिरा और शाहिदा पहले से बराजमान थी। इन लोगों की बारी आने में देर थी। वक्त गुजारी के लिए आपस में बातचीत शुरू कर दी। हिना की छोटी सी तीखी नाक सुर्ख हो रही थी, सर में दर्द था। हाय हाय करती बार बार मम्मी के शाने पर हाथ रखे जा रही थी। ताहिरा ने बड़ी तवज्जो से हिना को देखा। इसकी भोली अदाओं पर इन्हें प्यार आने लगा। रुखसाना बेटी की तकलीफ पर तसल्ली देने के साथ इन दोनों से बड़े इखलाक से बातें करने में महव हो गई। ताहिरा की निगाहें भटक भटक कर हिना पर जाकर ठहरी थी। वो बिलाशुबा हुस्न का जीता जागता शाहकार थी। सरोकत, मुतनासिब सरापा, गुलाबी खिली खिली रंगत, नशीली आंखें और सुनहरी घने बाल। उनके दिल में एकदम ख्वाहिश जागी कि हिना को अपनी बहू बना लें। ताहिरा ने बड़ी बहन को इशारे कनाइयों में बात समझाई तो इन लोगों से मज़ीद खुश इखलाकी बरतते हुए दोस्ती बढ़ाने में लग गई। बातों बातों में पता लगाया गया कि हिना का कहीं रिश्ता विश्ता तो तय नहीं हुआ। रुखसाना भी बेटी के लिए उनकी खुसूसी दिलचस्पी को मैं समझ रही थी। उठने से कबल फ़ोन नंबर्स के तबादले हुए और एक दूसरे को घर आने की ताकीद के साथ इजाज़त तलब की गई। इसके बाद दोनों ख़ानदानों में 1-2 दफ़ा रस्मी सा आना जाना हुआ। असद की घर वापसी हुई तो पता चला माँ को वो गोहरे नायाब मिल गया है जिसकी तलाश जारी थी। वो इस उजलत पर हैरान रह गया। ताहिरा इस फैमिली से अच्छी तरह से मुतमईन हो चुकी थी। इसके बाद एक दिन असद का रिश्ता लेकर पहुँच गई और जल्दी शादी करने पर जोर दिया। रुखसाना के तो हाथ पांव फूल गए इस पर शौहर की बेतवज्जही, मगर वो इतने अच्छे रिश्ते को खोने के हक़ में नहीं थी। चुनांचे सबकी रजामंदी से रिश्ता तय पा किया। जगमगाते मुर्शद विला पर एक निगाह डालने के बाद ताहिरा की आंखों में तमानियत झलकने लगी। उन्होंने सुकून का सांस लिया और मुलाजमा को लवाजमात से भरी ट्रे उठाने का इशारा किया और किचन से बाहर निकल आई। अल्लाह मेरे बच्चे की खुशियों की हिफाजत फरमाना। दिल ही दिल में दुआएं मांगती वो असद के बंद दरवाजे के आगे जा पहुंची। चलो बच्चों चाय पी लो। ताहिरा बेगम ने दरवाज़ा खटखटाने के साथ ही ज़ोर की आवाज़ लगाई। आंटी आ गई। सबसे पहले जल्दी जल्दी कमरा समेटा, इसके बाद शरीफों मिस्कीनों वाला मुंह बनाकर दरवाज़ा खोला। आंटी आपके हाथों की चाय का चस्का लग गया, वरना असद के लिए यहाँ कौन ठहरे। ट्रे थामते हुए ताहिरा को मस्का लगाया। फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सब बहुत ही शरीर हैं। ताहिरा लड़कों की शरारत पर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आराम करने चल दी। कारपेट पर बैठकर सुकून से चाय और वाई के मज़े उड़ाए गए। इसके बाद असद मुर्शद के घेरा तंग करने की तैयारी मुकम्मल हो गई। आजकल की बीवियां तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। एक ने नाक से दर्द भरी आवाज़ निकाली। सब ने मिलकर अल्लाह बचाए की गर्दान शुरू कर दी। असद फटी फटी आंखों से मंजर देख रहा था। एक बात का ध्यान रखना, तुम आंटी के वाहिद सहारा हो, कहीं हाथ से ना फिसल जाना। सरवर ने संजीदगी अख्तियार की। सही बात है। हाजरीन महफिल ने ज़बरदस्त तरीके से तायद की। इसके बाद अपनी अपनी बारी पर सब ने नौशे मियाँ के कान रज रज के भरे।
मुस्तकबिल की ऐसी मंजर कशी पर जर्द कुर्ते और सफ़ेद शलवार में मलबूस असद का रंग पीला पड़ गया। थोड़ी देर पहले मन में उठने वाले कोमल जज्बे मुरझाने लगे। मेरे भाई, मर्द बनना, पहली रात में ही जोरों के ग़ुलाम न बन जाना। एक कज़न ने मुदब्बर बनने की नाकाम कोशिश फरमाई। हाँ तो ये ना हो मौसूफ के भाभी के पाँव धो धो कर पीने लगे। अरशद ने तंज फरमाया, हालांकि वो ख़ुद बीवी के इशारों पर नाचने के मामले में खासी शोहरत पा चुका था। मैं तो बस एक ही मिसाल दूंगा। गरबाए कुश्तन रोज़ अव्वल एक और कज़न अहमर भी चहका। वैसे वो ख़ुद बीवी के सामने भीगी बिल्ली बना रहता। बस कर दो यार, असद ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। सोनोए, अपने नाम असद की लाज रखना और भाभी को शेर की निगाह से देखना। पुराने दोस्त अकील ने जोश में आंख डालकर सलाह दी। मैं उनमें से नहीं जो शादी के बाद बदल जाते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद असद ने भी हिम्मत करके बड़क मारी। तुम्हारे जैसे बहुत देखे, एक रात में ही बीवी के पल्लों से बंधे नजर आओगे। अरशद ने एक आंख मीच कर कहा तो इसके होंठों से चिपकी मक्काराना मुस्कुराहट पर वो जल भुन कर रह गया। मैं बदलता हूँ या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। असद ने इन सब की बातों से तंग आकर जोश में खुद से हैद किया। मियाँ, असद बात यह है कि तुम छोटी खाला के इकलौते बेटे हो। खालाजाद सलीम बेग ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा। जी सलीम भाई। असद ने उनकी बात की तायद की। अभी खालू के इंतकाल का सदमा उनके दिल से कम नहीं हुआ है। सलीम के लहजे में अफसुर्दगी छाई। मैं भी इस मौका पर पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। आसमान को तकते हुए और नम लहजे में बोला। बस इसी बात का ख्याल रखना और शादी के बाद माँ को भूल मत जाना। सलीम बेग ने माकूल अंदाज में समझाना चाहा। बात दिल पर जा लगी। आप बेफिक्र हो जाए, अम्मी से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। असद का चेहरा संजीदा हो गया है, मगर इस बात को भी मत भूलना कि बीवी का भी तुम पर हक होगा। सलीम बेग इसके जज्बातीपन से वाकिफ़ थे। चेहरे के तासुरात पढ़ लिए और जल्दी से कहा, मेरी ज़िंदगी में अम्मी का मुकाम सबसे अफसल है। असद ने सलीम की बताई बात पर गौर किया और दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया। शादी से एक रात कबल दोस्तों के पढ़ाई में आकर बेवकूफ़ों की तरह नई दुल्हन को काबू करने के गुर सोचने लग गया। कमरे में फैली फूलों की खुशबुओं ने माहौल को रोमान परवर बना दिया, मगर मजाल है जो इस हसीन रात ने दुल्हन बनी हिना पर ज़रा सा भी असर छोड़ा हो। रात बीतती चली जा रही थी। सर झुकाए अपने दूल्हा के इंतज़ार की कोफ्त सहते सहते हिना बोर होने लगी थी। कमरे की खामोशी में दीवार पर आवेज़ा घड़ी के टिक टिक सीधी दिमाग में जाकर लग रही थी। उफ़ अल्लाह, 2 बजने वाले हैं। इसने लंबा घूंघट सरका कर ऊपर किया और निगाह उठाकर टाइम देखा। रिश्ते की एक नांदी से कमरे में 12 बजे बिठाने के बाद से जो गई तो कोई और इस तरफ आकर न फटका। अजनबी जगह पर तन्हाई के एहसास से दो चाल दुल्हन बनी हिना ने एक तवील सांस लेकर ख़ुद को रिलैक्स करना चाहा। सेलफोन हाथ में लेकर माँ से बात करने का सोचा, मगर फिर इनकी परेशानी के ख्याल से वापस रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अपनी चुलबुली फितरत के बरक्स माँ की नसीहतों को गिरह से बांधे वो इतनी देर एक जगह टिक कर बैठ गई। इसके लिए ये भी बहुत था। भूख लग रही है। इसे याद आया कि घबराहट में से ठीक तरह से कुछ खाया भी नहीं गया। गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। भूख का एहसास शदीद हुआ। साइड टेबल पर एक प्लेट में नफासत से सजी मिठाई और फ्रूट रखे दिखाई दिए। मुंह में पानी भर आया। सेब खाने को दिल बुरी तरह से ललचाया। फिर झिझक आड़े आ गई। मोहतरम ये ना कहें कि दुल्हन कितनी नदीदी निकली। पहली रात की खाने पीने की चीज़ों पर हाथ साफ कर लिया। अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो इरादा मुलतवी करना पड़ा। इसे कुछ और ना सूझा तो क्लच खोल कर अंदर झाँका। मुँह दिखाई में मिलने वाले चंद लिफाफों के बीच से झाँकती एक मज़ेदार चॉकलेट यकीनन नबीला की अनायत थी। मुस्कुराहट इसके नाजुक गुलाबी लबों को छू गई। खालाजाद नबीला को दुआएं देते हुए हिफ्ज़े माँ तकद्दम के तौर पर दरवाजे की तरफ देखा। फिर जल्दी जल्दी रैपर उतारा और ज़िंदगी में पहली बार चॉकलेट 2 बाइट में ख़त्म कर डाली। कुछ आसरा हुआ। इंतज़ार की कोफ्त बर्दाश्त करते कुछ देर और गुजरी तो कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फ़ान कलर स्कीम से सजाए गए रूम में सुकून, सादगी और नफासत का गहरा रंग छाया हुआ था। निगाहों में पसंदीदगी की लहर उभरी। वसी और इस बेड की साइड टेबल पर नफीस सा ताज़ा गुलाबों का फ्लावर अरेंजमेंट मिजाज पर अच्छा असर छोड़ गया। इसने राजहंस की तरह गर्दन उठाकर बाकी चीज़ों का बारी बारी जायज़ा लिया। दरीचों पर कीमती गोल्डन ब्राउन पर्दे, दीवार के साथ लगा ब्राउन लकड़ी से बना किताबों का शेल्फ जिस पर तरतीब से सजाया गया अदबी ख़जाना,
असद के बाज़ौक़ होने का मुकम्मल सबूत था, मगर वो इस हसीन शब ज़फ़ाफ़ के हवाले से ख़ुद को बदज़ौक़ साबित करने पर तुला हुआ था। मन में एक बार फिर गुस्सा उद आया। कमरे से बाहर निकलकर देखने का इरादा किया। ऐसा लग रहा है सब नई दुल्हन को यहाँ बिठाकर भूल गए हैं। हिना डर कर बाहर ना निकली और बेड पर दोबारा बैठकर पहलू बदलने लगी। उफ़, क्या मुसीबत है। अपनी चूड़ियों में फंसे कामदार दुपट्टे को अलग करते हुए बुड़बुड़ाई। बेकरार निगाहें अचानक ड्रेसिंग टेबल के शीशे से जा टकराई तो पहली बार अपने सरापे का भरपूर जायज़ा लेते हुए दिल बाग बाग हो गया। वाह, आज तो मेरी टोर ही निराली है। सराहने में बिल्कुल कंजूसी नहीं की गई। आंखें चमक उठी। सब ठीक ही तारीफ़ कर रहे थे। खुशदिली से सोचा, वाकई हल्के फुल्के मेकअप में इसका मलकूती हुस्न ओद आया था। पलक पलक बनी संवरी, जड़ाओ जेवरात से मुज़य्यन वो हिना अशरफ तो नहीं रही। निकाह नामे पर साइन करने के बाद हिना असद बन चुकी थी, मगर जिसकी हो चुकी थी इसका कोई अता पता न था। आज ताहिरा बड़ी धूमधाम से अपनी बहू रुखसत करा कर लाई तो सुकून का सांस लिया। अल्लाह का करम है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ही बेटी की खुशियाँ देखना नसीब हो गई हैं। तशक्कुर से उनकी आंखें भीग गईं। सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ीं तो कमरे की खिड़की से बेटे को लॉन में मुस्तरब अंदाज में टहलता पाया तो परेशान होकर बाहर की जानिब बढ़ती गई। दिल में अजीब से वसवसे जाग उठे। ताहिरा ने बेटे की इस गलत हरकत पर जी भरकर झाड़ पिलाई। भला कोई नई दुल्हन को इस तरह से छोड़कर रात गए लॉन में चहलकदमी का शौक़ पूरा करता है। मोहतरम ने कान दबाकर माँ की डांट सुनी। लॉन के कोने पर रखे जूतों को पाँव में उड़सा और कमरे की तरफ रवाना हो गया। धीरे से दरवाज़ा खोला। नीम अंधेरे कमरे में आंखों को मानूस होने में कुछ देर लगी। हिना खटके की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हो गई। शर्म ने आ घेरा तो कामदार दुपट्टे का घूंघट चेहरे पर उलट दिया। असद ने बेड के पास से गुजरते दुल्हन बनी हिना को निगाह भर कर देखा। दूल्हा बनना भी आसान नहीं। जामावार के पटके को उतार कर ड्रेसिंग पर रखते हुए सुकून का सांस लिया। सिल्क के घने बाल माथे पर बिखर कर खूब रोई में इजाफा करने लगे। असद मुर्शद, आप पर शेरवानी बहुत जच रही है। हिना ने दुपट्टे की आड़ से देखा और शौक़ी से पसंदीदगी की सनद दे दी। इन्हें क्या हुआ? इसे एक ही जगह जमे देखकर सोचा। असद के पुरवजाहत चेहरे पर सोच की परछाई धुंधलाने लगी। क्या ये शादी से खुश नहीं है? हिना का दिमाग सवालात का अमाजगा बन गया। इसकी गर्दन भारी दुपट्टे का बोझ उठाए उठाए थकने लगी। चंद मिनट बाद तो बुरी तरह से बेजार हो गई। असद अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। कहीं किसी और को तो नहीं पसंद करते? जब ही तो इतनी देर में कमरे में कदम रखा है। इसे अपनी नाकदरी चुभने लगी। असद का नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी नहीं भाया। वसवसे जाग उठे। हिना को शदीद गुस्सा आने लगा। हाँ नहीं तो बहुत सह लिया, अब तो चेंज करके सो जाती हूँ। हिना ने मुंह बसोर कर फैसला किया। अभी वो मेहंदी लगे पाँव बेड से नीचे उतारने वाली थी कि साहब बहादुर चलते हुए पहलू में आ बैठे। हिना के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मगर ये क्या? महाराज ने इतनी देर बाद शर्फ़े बाज़ियाबी बख्शने के बाद जो पहला जुमला बोला। महारानी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मोहतरमा, एक बात कान खोल कर सुन लें। असद यूँ शुरू हुआ जैसे इन दोनों में कदीम बैर चला आ रहा हो। सुन रही हैं ना? असद ने चुटकी से सुनहरी कामदार आंचल सरकाया। अब की बार इसके लहजे की सख्ती और अंदाज पर हैरत हुई। जी। हिना ने पट से आंखें बंद की और धीरे से जवाब दिया। हौले हौले लरसती पलकों में असद का दिल अटकने लगा। सर झटक कर खुमार से निकला। मेरी अम्मी ही मेरा सब कुछ है। वो बड़ी अकीदत से फिर शुरू हुआ। लो इसमें क्या नई बात है? मेरी मम्मी खुद मुझे बहुत अजीज़ हैं। ये कोई इस वक्त बताने वाली बात है? हद है जी। हिना का बस चलता तो वो इससे दलील देकर खामोश करा देती। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। असद ने बड़े फ़ख्र से कहा। इसे दूल्हा की ज़हनी हालत पर शुबा होने लगा। शुक्र है बता दिया, मुझे तो ये बात पता नहीं थी। हिना ने तन से पलकों की चिलमन उठाई। ज़ुबान चुप थी, जहन हर सवाल का जवाब दे रहा था। आंखें तो बहुत हसीन हैं। दोनों की निगाहें चार हुईं। असद इन नशीली आंखों में खोने लगा। जोरू के ग़ुलाम, बुरा हो इन दोस्तों का जिनके ताने गलत वक्त पर कानों में उधम मचाने लग गए। नहीं हूँ किसी का ग़ुलाम। इसने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। दुल्हन की जगह शेल्फ में रखी बुक को शौक़ से देखा। पापा के इंतकाल को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर अम्मी का दिल बहलाने के लिए राज़ी होना पड़ा। असद को ख़ुद भी नहीं पता था क्या बोलना है क्या नहीं।
हिना का हुस्न इसे बेदस्तोपा किए दे रहा था। मैं कोई दिल बहलाने वाला खिलौना हूँ, इसे ये बात खासी नागवार गुजरी। सारे गुदगुदाते ख्यालात हवा में तहलील हो गए। अब यह आपका फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ अम्मी का ख्याल रखें बल्कि उनकी हर बात माने, वरना इसकी लंबी तकरीर का लब्बे लबाब हिना का दिमाग माफ होने लगा। वरना क्या, महीन सी आवाज़ में पूछ ही लिया। वरना बाहर का दरवाज़ा खुला है। असद ने खटाक से जवाब दिया, हाँ। निगाहों में बेयकीनी की परछाई हलकोरे लेने लगी। असद को नज़र मिलाना मुश्किल हुआ। हिना का जहन इसकी एक वरना में अटक कर रह गया। मैं इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। बीवी की बेतवज्जही महसूस करके वह थोड़ा ज़ोर से बोला, अच्छा जी। हिना ने चौंक कर सर हिलाया। बेदर्दी से फूल से होंठ काटे। वो तो मोहब्बत भरे अलकाबात की मुंतज़िर रही, यहाँ खुली बेइज्जती हो गई। शरीक हयात से पहली मुलाकात, वो भी इतनी बदमज़ा। हिना का हलक कड़वा हुआ। मीठी ज़िंदगी के लिए कड़वी डोज देना ज़रूरी थी। नई दुल्हन के चेहरे पर फैले तासुरात पढ़ लिए गए। धड़कते दिल को तसल्ली दी गई। ये थी इब्तदा, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो असद के रवैये पर दुखी ज़रूर हुई, डरने वाली नहीं थी। ये आपकी मुँह दिखाई है। असद को ख्याल आ ही गया। शेरवानी की जेब से सुर्ख मखमली बॉक्स निकाला जिसमें सोने की नाजुक सी चेन बंद थी। थैंक यू। इसने भी पुरतकल्लुफ़ अंदाज अपनाया और बेदिली से बॉक्स साइड में रख दिया। थोड़ी सी नरमी दिखानी चाहिए। वो इतनी हसीन लग रही थी कि असद के दिल ने मसलिहतों को एक तरफ रखने की गर्दान शुरू कर दी। मुँह दिखाई देखी नहीं, कुछ और समझ में नहीं आया तो सवाल कर डाला, मुँह दिखाई ऐसे दी जाती है? इसने मखमली डब्बा मरमरी उंगलियों में थाम कर सामने कर दिया। वो निगाहें चुराता कपड़े बदलने वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वापस लौटा तो इसी पोजीशन में बैठी ख्यालों में गुम थी। असद ने बेड पर दराज होकर इसे तकना शुरू कर दिया। ब्राउन आंखों में पसंदीदगी की झलक उभरी। असद की बेतुकी बातों ने हिना की नींद उड़ाती। वो बुज़दिल नहीं थी जो असद के रवैये पर आंसू बहा बहा कर अपनी तबीयत ख़राब कर लेती। इसे अपने हक़ों के लिए लड़ना आता था। शादी की पहली रात वो इस तरह के सलूक की मुतमन्नी ना थी, मगर होता है कभी कभी ऐसा भी। इसने ख़ुद को तसल्ली दी। असद ने बेतुके अंदाज में माँ की अजमत मनवाना चाहिए, ये सोचे बगैर कि ज़िद से भी कभी कोई काम बने। इसने बेड पर बैठे बैठे दुपट्टे से झांक कर चंद घंटों कबल शौहर के ओहदे पर फाइज होने वाले शख्स को देखा। असद सोते में बहुत मासूम लग रहा था। माथे पर बिखरे सिल्की बाल। हिना का दिल छूने को मचल उठा। शौहर नामदार। तय पाया, बाहर का खुला दरवाज़ा आपसे ही बंद करवाऊंगी, वरना। इसने सुर्ख होती आंखें मींची। मैं आपकी अम्मी की ऐसी खिदमत करूंगी, आप भी याद रखेंगे। हिना के चेहरे पर अजीब से रंग बिखर गए। रिश्तों से मोहब्बत हिना की घुट्टी में शामिल थी, मगर पहली रात शौहर की बेमहरी नाकाबिले फ़हम लगी। हिना ने मेहंदी लगे हाथों को मरोड़ा। मैं रोने वालों में से नहीं, मैं तो रुला दूंगी जनाब। हिना ने अजियत से मुस्कुरा कर सोचा। डियर हबी, आज तो आराम से सोएं। कल से दिखने वाला एक नया महाज देखिएगा। आपकी नींदें कैसी उड़ती हैं। हिना ने इसके माथे पर बिखरे बालों को धीरे से छुआ। शरारत से असद को ज़ुबान चिढ़ाई और शहजादियों की तरह अपना शरारत चुटकी से उठाकर लिबास तब्दील करने ड्रेसिंग रूम में चली गई। शादी के दूसरे दिन हिना असद के साथ मैके पहुंची तो इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो ब्लू भारी काम वाले सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। रुखसाना ने बेसाख्ता बेटी का सदका उतारा। सब इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, मगर वो खिलाफ आदत कुछ चुप चुप सी लगी। क्या बात है? रुखसाना ने मौका मिलते ही बेटी से पूछा। बेटी को खामोश देखकर तबीयत घबराई। कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। इसने अपनी कैफियत पर काबू पाया। सच बोलो, कुछ तो हुआ है। रुखसाना ने बेटी के करीब होकर सरगोशी की। क्यों परेशान हो रही हैं? हिना ने इधर उधर देखते हुए माँ के गले में बाहें डाल लीं। तुम दोनों चुप चुप हो। ससुराल में कोई मसला तो नहीं हुआ? रुखसाना को कुरेद लगी हुई थी। नहीं, वहाँ सब ठीक हैं। हिना माँ के सवालों से घबरा कर असद के बराबर में जा बैठी, जो इसके अब्बू से महवे गुफ्तगू था। असद ने निगाह उठाई। ब्लू सूट में इसकी गोरी चमकती रंगत रात के रवैये पर थोड़ा अफसोस हुआ। बेटे जी, ये चिकन लो ना। अशरफ अली ने असद की प्लेट में लेग पीस रखना चाहा। नहीं अंकल, बहुत खा लिया। इसने हाथ उठाकर मना कर दिया।
इन लोगों ने दामाद की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर असद का अंदाज पुरतकल्लुफ़ सा रहा। वो चंद निवाले खाने के बाद हाथ रोक बैठा। रुखसाना ने बेहद इसरार से दामाद को मज़ीद कुछ पेश करना चाहा तो इसने सहूलत से इनकार में सर हिला दिया। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए। असद ने लेमन टी ख़त्म करते ही वहाँ से जाने के लिए पर तोले। बेटा, अभी तो आए हो? रुखसाना के मुंह से बेसाख्ता निकला, मगर शौहर की तादेबी निगाहों पर वो दुबक गई। जी, असल में मुझे वलीमे के कुछ इंतज़ामात देखने, वैसे भी शाम की तकरीब में आप लोग आ तो रहे। असद के चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट आई। रुखसाना भी जवाब देने के लिए अल्फाज तरतीब दे रही थी कि इसने बीवी को चलने का इशारा किया। चलें, देर हो रही है। असद का अंदाज जिताता सा था। हिना जल्दी से सुनहरा क्लच हाथ में थाम कर उठ खड़ी हुई। रुखसाना ने इस वक्त मसलहतन खामोशी इख्तियार की, मगर वो दिल ही दिल में दामाद की संजीदगी, बेटी की खामोशी पर हौल गई। मुझसे कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं हो गया? रुखसाना ने अपने थरथराते दिल पर हाथ रख कर सोचा। मेरे मालिक, ऐसे दोस्त किसी दुश्मन को भी ना देना। हिना ने बहुत जल्द शौहर नामदार के होश ठिकाने लगा दिए। असद आसमान की तरफ देखकर दुहाई देता। 1 मिनट हिना, सुनो। वो पुकारता रह जाता। इसे मुसलसल इग्नोर किए अपने कामों में लगी रहती। असद की अना को बड़ी ज़ोरदार ठेस पहुंची। सब ने कहा था फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट गया। बीवी रोब में आने की जगह मुझे ही नीचे दिखाने लगी। असद दुखी दिल की फरियाद बन गया। शायद हिना का लिए दिए से रहना कशिश में इजाफे का सबब बना। असद करता भी तो क्या, शादी के कुछ दिनों बाद से ही बीवी की पतली कमर, मतवाली चाल ने इसके होश उड़ा कर रखती है। ऑफिस से वापसी पर जब वो बीवी को बड़े तमाम से तैयार शयाल देखता तो नए अरमान जाग उठते। दिल में ख्वाहिश पनपती कि बीवी बराबर में आकर बैठे, नाज नखरे उठाए, मगर वो नाक चढ़ाए इधर से उधर काम करती रहती। इन दोनों की ज़िंदगी बगैर किसी जज्बे और एहसास के गुजर रही थी। असद थक हार कर बीवी को अपनी जानिब राग़िब करने की तगोदो में लग गया, मगर वो इसके मत्थे ही नहीं चढ़ती, इसके हत्थे ही नहीं चढ़ती। अगर चाय का बहाना बनाकर बुलाता तो हिना मियाँ को कप पकड़ा कर बाहर की राह लेती। असद पीछे से तन्हा बैठकर कोड़ने लगता और चाय ठंडी हो जाती। वो कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाता तो हिना ज़बरदस्ती सास को साथ लेती और बसद इसरार फ्रंट सीट पर बिठा देती। असद पीछे बैठी बीवी पर मिरर सेट करके हसरत से तकता रह जाता। दोनों किसी तफरीह पर जाकर भी बातों में मगन हो जाती और असद बराबर में बैठा इधर उधर के नज़ारे देखता या इनकी घरेलू टाइप बातों पर सर धोता। हिना की निगाहें ताहिरा से गपशप लगाते हुए असद के बेजार चेहरे पर पड़ती तो इसे हंसी के फव्वारे को अपने लबों तले दबाना ज़रूरी हो जाता। इसकी ख्वाहिश थी कि असद अपनी गलत बातों पर शर्मिंदा होकर पेशकदमी करे, क्योंकि वो हक पर थी। इसे यकीन था कि ऐसा ही होना है। आसार तो जाहिर होने लगे थे। असद की निगाहें इसका तवाफ़ करती तो अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा उठती। मुर्शद विला में हिना, ताहिरा और असद 3 ही नफूस थे। ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं थी जितनी हिना को पहली रात लगी। बेजा दखल अंदाजी नहीं थी। एक बात जो इसके हक़ में जाती थी वो सास का सादा मिजाज, हंसमुख होना। अगर खुदा न खास्ता वो रिवायती कहानियों जैसी जालिम निकलती तो इसे बिला वजह कई महाजों पर बरसरे पैकार होना पड़ता। ताहिरा और हिना की जल्दी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब इन दोनों का ज़्यादा वक्त एक दूसरे की संगत में गुजरता। इसकी वजह यह थी कि हिना ने पहले दिन से इन्हें बहुत अहमियत दी। वो ताहिरा को अपने हर प्रोग्राम में शामिल रखती, यहाँ तक कि अगर कभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती तो सास के मना करने के बावजूद हिना जाकर उनके बराबर में सोती और असद सारी रात तारे गिनता रह जाता। वो 2 दिन मैके में गुजार कर खुश खुश लौटी तो असद का मूड ऑफ लगा। सास के पास जाने का सोचकर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। ए, कहाँ जा रही हो? असद ने उजलत में आवाज़ दी। हिना ने सुनी अनसुनी कर दिया। 1 मिनट यार, जवाब तो दो। असद ने बिलबिला कर इसके नर्म दूर जैसी कलाई थाम कर पूछा। चूड़ियाँ बज उठी। वो इसे घोलने लगी। अम्मी ने फ़ोन पर बताया था कि उनकी तबीयत भारी हो रही है, इसलिए सोचा दवा दे दूँ। हिना ने धीरे से हाथ छुड़ाया और बेतनाई बरतते हुए कमरे से जाने लगी। जल्दी वापस आना, असद ने बिला वजह हदायत दी। जानता था करनी इसने अपने मन की है। आप सो जाएं, वरना सुबह ऑफिस से लेट हो जाएंगे। हिना की गुलाबी लबों पर कातलाना मुस्कुराहट सज गई। वो बेबस होने लगा। उफ, सुनो, अरे रुको तो। असद पुकारता रह गया और हिना ये जा वो जा हो गई। असद मियाँ लोगों के कहने में आकर बिला वजह फन्ने खान बन गए। कुछ अपनी अकल ही इस्तेमाल करनी होती। चलो
भुगतो। अपने हाथों से बनाए गए जाले में बुरी तरह से फंस चुका था। फिर किस बात का वावेला। हनी, कल संडे है तो क्या ख्याल है, शॉपिंग ना कराएं? असद ने चाय का कप थामते हुए पूछा। नहीं। हिना ने कमरे को समेटते हुए साफ इनकार कर दिया। यार, काफ़ी अरसा हो गया हम एक साथ बाहर नहीं निकले, इसी बहाने कुछ आउटिंग भी हो जाएगी। असद ने रोड लहजे के बावजूद इसे मनाना चाहा। क्या ज़रूरत है? इसने मुड़कर कटीली निगाहों से देखा, फिर काम में मसरूफ़ हो गई। ऐसा करना, तुम अपने लिए कुछ नए सूट खरीद लेना, बल्कि जो दिल चाहे। सोना मौसम के लिहाज से नई कलेक्शन आई हुई है। असद ने इसके तेज़ी से चलते हुए नर्म हाथों को थामा। और रिश्वत देना चाहिए? जी, बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है। हिना ने हाथ छुड़ाकर जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता? असद ने हैरत से पूछा। नबीला ने बताया था, इसीलिए मैंने अम्मी के साथ दोपहर में जाकर सारी शॉपिंग कर ली है। इसने मज़े से आंखें चमचमा कर जवाब दिया। कोई काम तो मेरे साथ भी कर लिया करो। असद ने ठंडी सांस भरकर सर पे हाथ फेरा। कुछ कहा आपने? इसने अनजान बनकर पूछा। बीवी की कमर पर झूलती नागिन सी चोटी मुसलसल अपनी जानिब खींच रही थी। नहीं, मेरी ये मजाल, वो तब कर बोला। हिना मुस्कुराती रात की रोटियां डालने किचन की तरफ चलती। खाने के बाद वो दोनों लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। असद की निगाहें इस पर टिक गईं। सुर्ख और सिया प्रिंटेड सूट में बहुत हसीन लग रही थी। यार, तुम्हें तो बीवियों वाली कोई एक अदा भी नहीं है। असद का लहजा खुमार आलूद हुआ। लहजे में शिकायत उभर आई। अच्छा। रिमोट से चैनल बदलती हिना के अंदर तक सनसनाहट फैल गई। मगर वो जालिम हसीना स्क्रीन को तकते हुए बोली। बीवी को तो मुझसे ज़्यादा टीवी अजीज़ है। असद ने कुछ देर बाद लतीफ़ सी चोट करना चाहिए। आपको भी तो ऐसी बीवी की चाह थी? हिना ने तुनक के जवाब दिया। मैंने ऐसा कब चाहा था? असद का मूड बुरी तरह से ऑफ होने लगा। रोमांस बढ़ने से पहले ज़मीन बोस हो गया। पहली रात के सारे सबक असबर हैं। हिना के लहजे में तंज उतर आया। वो मायूस हो गया। मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। गुस्से में स्लीपर पहनी, बावाज़े बुलंद सदा लगाते हुए बाहर की राह ली। हिना की आंखें गीली हो गईं। असद साहब, मैं कोई अर्जा हकीर शय तो नहीं थी। हिना के कानों में नागवार जुमलों की बाज़गश्त होने लगी तो इसने पाँव समेट कर घुटनों में मुँह दे लिया। इन तल्ख यादों से छुटकारा पाना कुछ इतना आसान नहीं था। मुझे किसी भी रिश्ते को सिर्फ इस वजह से खुश नहीं रखना था कि बदले में खैरात के तौर पर बीवी का मुकाम हासिल हो, वरना बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हिना बुड़बुड़ाई। वो बीवी और खैराती में फ़र्क वाजे करना चाहती थी। असद मियाँ, शादी के बाद अकेले वॉक करने पर जुर्माना आयद हो सकता है। असद खामोशी से सीधी सड़क पर चला जा रहा था। अचानक पीछे से किसी बाइक सवार ने कंधे पर हाथ रखा। सलीम भाई, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? असद ने मुड़कर कज़न को देखा तो पूछा। बस सुबह के नाश्ते का सामान लेने बेकरी तक जा रहे हैं। चलें, बाइक पर बैठ जाएं, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। सलीम बेग ने फ़ौरन ऑफ़र की। वो खाने पीने के शौकीन आदमी थे। नहीं भाई, रहने दें, दिल नहीं चाह रहा। असद ने बेजारी से सर हिलाया। क्यों मियाँ, दिल को क्या हुआ? वो तो आप भाभी को दे चुके हैं, अब किस बात का गम मना रहे हैं? सलीम बेग ने खुश मिजाजी दिखाना चाहिए। यही तो रोना है, इनको हमारे जज्बात की कदर ही नहीं। असद को इस वक्त एक हमदर्द की ज़रूरत थी। मिस्कीन सा मुँह बनाया। कमाल है, भाभी ऐसी लगती तो नहीं। अच्छा, 1 मिनट ठहरिएगा। उन्होंने बाइक साइड में खड़ी की और इसके साथ पैदल कदम बढ़ाने लगे। हाँ भाई, क्या हुआ? सलीम का लहजा पुल तजस्सुस हुआ। क्या बताएं और क्या छुपाएं? असद ने फ़लसफ़ियों का अंदाज अपनाते सर दाह भर कर कहा। जो भी बताएं, ज़रा तफसील से और जल्दी। सलीम बेग ने कलाई में बंधी घड़ी देख कर कहा। आपको रज्जगे वाली रात याद है ना, जब सारे दोस्त मिलकर मुझे मशवरा दे रहे थे कि बीवी पर पहली रात ही रोब जमा दो, वरना सर पर सारी उम्र नाचेगी। असद ने फ़ौरन इन्हें याद दिलाया। हाँ, कुछ याद तो आ रहा है शायद। आप इस वक्त खुद को किसी देश का शहजादा समझ रहे थे। सलीम बेग सोच में पड़ के फिर शरारती अंदाज में गोया हुए। क्योंकि वो खुद इस खालिस्तान मर्दाना महफिल में मौजूद थे, इसीलिए इन्हें सब कुछ याद आ गया। इन मशवरों ने ही फंसवा दिया। असद ने कहा। क्या मतलब? हम समझे नहीं। उन्होंने हैरत से मुंह फाड़ा। सलीम भाई, सामने वाले पार्क में चलकर बैठते हैं ताकि आराम से बात हो सके। असद ने इशारा दिया तो वो राज़ी हो गए। बस भाई, तो यारों ने मरवा डाला। शादी की पहली रात हिना को रोब में लेने के लिए धमका दिया कि अगर अम्मी को खुश रखोगी तो ठीक है, वरना बाहर का रास्ता खुला हुआ है। असद ने ठहर ठहर कर बताया।
वो दोनों संगे मरमर की बेंच पर एक दूसरे के मुकाबिल चेहरा करके बैठे हुए थे। हैं, हमें आपसे इस हिमाकत की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। कोई शादी की पहली रात नई दुल्हन से इस अंदाज में बात करता है। मानो टुकड़ा तोड़कर हाथ में रख दिया। सलीम बेग के घोलने पर असद ने पहलू बदला। वो बस सबने ऐसे समझाया तो मैं भी इन लोगों की बातों में आ गया। असद ने सर झुकाकर जुर्म का इतराफ़ किया। मियाँ सब गए भाड़ में, आपकी अपनी अकल क्या घास चलने गई हुई थी। वो कफ़े अफसोस मलने लगे। इन बातों के बाद तो भाभी ने खाला जान से बैर बांध लिया होगा। रोज़ दंगल फसाद हो रहे होंगे। मुर्शद विला तो अखाड़े का मंजर पेश कर रहा होगा। सलीम बेग ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए इजहार तफ्तीश किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे घर का माहौल तो पहले से भी कहीं ज़्यादा खुशगवार हो गया। हिना बहुत अच्छी तरह से सास और ससुराल निभा रही है। मगर असद के चेहरे से फीकापन झलका। क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? सीधी बात बताइए। सलीम बेग ने असद पर ना समझ में आने वाली निगाह डाली। वो अम्मी की फर्मा बरदार बहू तो बन गई, मगर प्यार लुटाने वाली बीवी ना बन सकी। इसने निगाहें झुकाकर इतराफ़ किया। यहाँ तो वो मिसाल सादिक हुई कि उल्टी आंतें गले पड़ गईं। सलीम के कहकहे की गूंज दूर तक गई। हिना ने हर बात में अम्मी को इतनी अहमियत दी कि मैं ज़ीरो होकर रह गया। हर काम अम्मी की मर्ज़ी का, हर बात उनसे पूछकर। आपको हैरत होगी, हनीमून पर सिर्फ अम्मी की वजह से नहीं गई, क्योंकि इन दिनों बीमार थीं। असद ने मुंह बनाया। इसका मतलब है आप जैसे नामाकूल को काफ़ी माकूल बीवी मिली है। सलीम बेग छोटी भावच से मुतासिर नजर आए। मेरी कैफियत को समझें, मजाक ना उड़ाएं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है, मियाँ बीवी होकर भी एक दो दफ़ा के सिवा कहीं अकेले आ जा नहीं सके। हिना के पैर सास के बगैर घर से बाहर निकलते ही नहीं। असद के अंदाज़े मज़लूमियत पर सलीम बेग को हंसी आई। वैसे मियाँ, जो डेढ़ होशियार बनते हैं उनका यही अंजाम होता है। भाई, जो लोग तुम्हें चढ़ा रहे थे उनका ताल्लुक़ इस कौम से है जो ख़ुद भी अपनी बीवियों से नाखुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखना नहीं चाहते। सलीम बेग को जाने कौन कौन सी मिसालें याद आईं। आपको हंसी आ रही है, मेरा बुरा हाल है। मैं अपनी बीवी के साथ तन्हा डिनर करने, लॉन्ग ड्राइव और सिनेमा जाने को तरस गया हूँ। असद चिढ़ कर बोला। हो, सलीम बेग की हंसी कोशिश के बावजूद नहीं रुक पाई। वाह वाह, इस ज़माने में ऐसी बहू। हिना भाभी पर आफरीन है। खाला तो बहुत खुश होंगी। सलीम ने थोड़ी देर बाद पूछा, जो इन्हें गुस्से में घूर रहा था। शुरू में तो अम्मी अपनी बहू की सादतमंदी पर झूम उठी, मगर अब थोड़ा झिझकती हैं। इन्हें भी इस बात का एहसास है कि शादी के बाद से बहू बेटे को तन्हाई मुयस्सर नहीं आती। वो अक्सर हमारे साथ कहीं जाने से इनकार कर देती हैं। कभी तबीयत खराबी का बहाना बनाती हैं तो कभी कुछ और। फिर इनके मना करने के बाद हिना भी प्रोग्राम मुलतवी कर देती है। कहती है जब अम्मी की तबीयत ठीक होगी तो इकट्ठे जाएंगे। असद का उतरा चेहरा इसके जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी करने लगा। मेरे भाई, आपकी दास्तान अमीर हमज़ा बहुत दिलचस्प निकली। लोगों की सांसें बीच की दीवार बनती हैं। यहाँ तो खाला ही अहम सलीम बेग खनकालते फिर खिलखिलाए। ताने मत दें, ये बताइए कि अब क्या करूं? असद ने तप कर कहा और घड़ी में वक्त देखा। सिर्फ एक काम करें, मोहब्बत को खुद से दूर जाने ना दें। सलीम बेग ने इसको एक ख़ास अंदाज में से देखा। वह सर हिलाने लगा। थोड़ी देर मज़ीद बैठने के बाद जब सलीम बेग की मनकोहा ने फ़ोन करके इन्हें पागल कर दिया तो दोनों ने उठने में ही आफियत जानी। पार्क के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए भी कज़न की हालत ज़ार पर हंसने से बाज न आए। असद ने खूनखार निगाहों से सलीम बेग को घूरा। ताहिरा की तबीयत पूरे 15 दिन ख़राब रही। इसी वजह से हिना को मैके जाने का टाइम नहीं मिल सका। सुबह अचानक रुखसाना की कॉल आ गई। हिना के बड़े भाई अफ़ान के लिए लड़की देखने जाना था। उन्होंने समधन से काफ़ी अच्छे अंदाज में बात की, फिर हिना को मैके भेजने का कहा। साथ में 2-4 दिन रुकने की भी इजाज़त तलब की। ताहिरा को भला क्या इतराज़ होता। उन्होंने खुशी खुशी बहू को चंद दिनों के लिए अपने घर जाकर रहने की इजाज़त दे दी। हिना भी अपने अंदर उतरती यासियत से थोड़ा घबराने लगी थी। वो चाहते हुए भी असद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। असद की अक्कड़ भी तो कम नहीं हो रही थी। निगाहें बोलती, ज़ुबान से लफ्ज़ ना निकलते। शायद अना का मामला था। हिना ने ग्रीन सिग्नल मिलते ही ढीले ढाले अंदाज में एक बैग में चंद जोड़े रखे और छोटे भाई इरफान को कॉल कर दी कि वो आकर ले जाए, और असद के ऑफिस से लौटने से कबल ही अपने घर रवाना हो गई। हैं मियाँ, आप इस वक्त? सलीम बेग ने जैसे ही दरवाज़ा खोला असद को सामने देखकर अपने मखसूस अंदाज में पूछा। वो ऑफिस से सीधे खाला की यहाँ चलाया था।
बस मैं आपके पास थोड़ा वक्त गुजारने आया हूँ, असद ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बताया। क्यों, खैर तो है? भाभी वाला मामला सुलझा या अभी तक उलझन में हो? उन्होंने बैठक में बैठने के बाद इसे घूरा और मामले की तह तक पहुँच गए। खाक सुलझा। असद ने सर पे हाथ मार कर बेसाख्ता कहा, भाई वाह, अभी तक लटके हुए हो। गिलासों में कोल्ड ड्रिंक निकालने के बाद शगुफ्तगी से बोले, सलीम भाई, मैं यहाँ दाद वसूल करने नहीं, अपने मसले का हल पूछने आया हूँ। असद ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए चिढ़कर जवाब दिया, मियाँ बुरा मत मानिएगा, मगर हमने सारी बातों पर गौर किया तो भाभी थोड़ी हक पर दिखाई दी। सलीम बेग ने अपना तज्जिया पेश किया। वो कैसे? मैंने एक बात समझाई थी, पत्थर थोड़ी मारा था, वो तो ज़िद पर अड़ गई है। असद ने झुंझला कर इन्हें देखा। देखें भाई, नई दुल्हन है, बात करने का भी एक तरीका होता है। वो लड़की जो अपने घर बार और प्यारों को छोड़कर दूसरे घर में कदम रखती है तो अंदर से पहली सहमी हुई होती है। इस पर ऐसा धमकाता अंदाज से तखातुब, तौबा तौबा, आपने तो हीरो की जगह विलन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलीम बेग ने दाल मोट की फक्की मारी। अब क्या करूं? इसने मदद तलब निगाहों से देखा। अच्छा सुनिए, हमने आपकी बातों से जो नतीजा अख्ज़ किया है वो ये है कि आपने पहली मुलाकात में ही बीवी को बिला वजह अपने पैरों तले दबाने की जो भौंडी सी कोशिश की, इसकी वजह से भाभी पर ज़िद सवार हो गई। तारीख़ में तरियाहट, राजहट और बालक हट मशहूर हैं। इनमें से सबसे ख़तरनाक तरियाहट यानी औरत की ज़िद समझी जाती है। सलीम बेग ने फ़ज़ा में देखते फ़लसफ़ियाना अंदाज़ अख्तियार किया। ये बात तो आप कई बार कर चुके हैं, कोई हल? असद ने कहा। सलीम ने हाथ उठाकर इन्हें खामोश करवाया। आपने भाभी से शादी की पहली रात जो कुछ भी कहा, इससे तो साफ लग रहा है क्या आपको लाइफ पार्टनर की नहीं बल्कि खाला के लिए एक काम वाली मासी की ज़रूरत है, जो बिना तनख्वाह के दिन रात उनकी खातिर मदारत में मसरूफ़ रहे। भाभी ने आपकी बात पर हर्फ बहर्फ अमल किया। सलीम बेग ने सारी बातों का खुलासा पेश किया। यह गलती तो हुई है, मगर क्या करता, डर गया था। ख़ानदान में ऊपर तले के ऐसे वाक़यात हुए कि वो लड़के जो शादी से कबल माँ बहनों पर जान छिड़कते थे, बीवी के आते ही घर वालों को दुश्मन की निगाह से देखने लगे। इस औरत की मोहब्बत को भूल गए जिसने 25 साल मेहनत मुशक्क़त से पाला पोसा, इसके बनकर रह गए जो 25 दिन पहले ज़िंदगी में शामिल हुई थी। असद ने कुछ सोचकर सफाई देना चाहिए। इधर देखो भाई, क्या मेरे हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं ना, फिर तमाम लड़कियां कैसे बराबर हो सकती हैं? इसलिए पहली रात ही बीवी को बाहर का दरवाज़ा दिखा देना यानी नामाकूलियत की हद है। सलीम ने असद के सामने अपना चौड़ा मर्दाना पंजा लहरा कर पूछा। हाँ, ये बात तो ठीक कही। वो मान बैठा। उनकी बात असद के दिल को लगी। वो सर थाम कर बैठ गया। एक बात याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, हमारे रवैये दरमियान में जहर खोल देते हैं। लहजों की तलखियाँ दुखों की वजह बनती हैं। सलीम बेग का अंदाज नाज़हाना हुआ। इसने गौर से सुनना शुरू कर दिया। असद ने रास्ते से सफ़ेद बेले के बहुत सारे गजरे ख़रीदे और हाथों में थामे खुशी खुशी अपने कमरे में दाखिल हुआ। सलीम बेग की मस्बत बातों ने इसके अंदर एक नई तवानाई भर दी थी। वह आज हर हाल में अपनी रूठी हुई ज़िंदगी को मनाने का तहैया कर बैठा था। मगर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक वीरानी, एक तन्हाई का एहसास जागा। इसने बौखला कर पूरा कमरा छान मारा। अम्मी, अम्मी, ये आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही? इसने जूते उतारते हुए दरवाजे की सिमत मुँह करके बेचैनी से माँ को पुकारा। क्यों, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? यहाँ कोई है नहीं। ताहिरा मुस्कुरा कर बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। वही तो पूछ रहा हूँ कि हिना कहीं गई हुई है क्या? इसने बातें बनाकर माँ को टटोला। हाँ, मैके गई हुई है। ताहिरा ने कहा, वार्डरोब से कुर्ता शलवार निकाल कर इसके हाथ में थमाया। थमाते हुए इत्तला दी। क्या मतलब? ऐसे अचानक? मुझे बताना भी गवारा नहीं किया? असद पर गुस्सा सवार हुआ। कुर्सी पर कपड़े फेंक कर तेज़ लहजे में बोला, बेटा कुछ तो ख्याल करो, बहू कितने दिनों से हमारी वजह से मैके रहने नहीं गई। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में समझाया। हाँ तो क्या हुआ, जाना इतना ज़रूरी भी नहीं था। गुस्से में उल्टा सीधा बोल गया। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? लड़कियां मैके जाती हैं। ताहिरा ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। क्या मोहतरमा एक कॉल भी नहीं कर सकती थी? इसने होंठ चबाते हुए तैश में मुट्ठियाँ भींच लीं। लड़के कुछ तो अकल से काम लो, दुनियादारी भी निभानी ज़रूरी है। तुम खुद तो जाते नहीं हो, कम अज़ कम इसे तो जाने दिया करो। ताहिरा ने बेटे को झाड़ पिलाकर खामोश करवा दिया। वो मगर माँ की बात पर असद के मुंह से बेरब्त लफ्ज़ निकले। फिर इसने गुस्से से मुंह मोड़ लिया।
वैसे भी इसे अपने भाई के लिए लड़की देखने जाना है। रुखसाना ने तुम्हें भी बुलवाया। ताहिरा ने धीरज से असल बात बताई। कुछ भी है, इसे मेरी इजाज़त के बिना नहीं जाना चाहिए था। इसकी सुई एक बात पर जा अटकी। बेटा, तुम आखिर कब सुधरोगे? तुम्हारा जज्बातीपन मुझे खौफ में मुब्तला कर देता है। डरती हूँ कहीं बड़ी चोट ना खा बैठो। ताहिरा आखिरकार हार मानते हुए दुखी लहजे में बोली। असद ने निगाह उठाकर इन्हें देखा। वो माँ को कैसे बताता? अपने गुस्से जज्बातीपन के हाथों वो हिना को खोने चला था। एकदम उठा और माँ की निगाहों से दूर चला गया। लॉन में बैठकर अपने आसाब पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ रहा। काफ़ी देर बाद वापस कमरे में लौटा तो एक सकूत कायम था। वो दुश्मन जान ना होते हुए भी इसके पास चली आई। इसकी बोलती आंखें, आवाज़ की खनक, दिलकश सरापा, बहुत कुछ ऐसा था जिसका ना होना इसे डिस्टर्ब कर रहा था। इसे एकदम तन्हाई से वहशत होने लगी। दिल इसी का तलबगार हुआ जा रहा था जो मुसलसल बेतनाई बरत रही थी। एक रात की गलती की सज़ा कितनी तवील हो गई। वो मुतवहिश हुआ। सोचों से छुटकारा पाने के लिए माँ को बताकर खाला शाहिदा के घर दोबारा चल दिया। हिना पसंदीदा चॉकलेट मिल्क का कप थामे लॉन में आ गई। इसे अपने पुराने कमरे में एक घुटन सी महसूस हो रही थी। यह शायद इसकी रूह अंदर से घुट रही थी। तन्हाई में बैठकर सोचा तो आगही के बंद दरवाजे वाह होते चले गए। मेके से शदीद मोहब्बत के बावजूद इसका जहन मुर्शद विला में ही अटका हुआ था। वो ख़ुद तो भाई के साथ यहाँ आ गई थी, मगर वजूद का अहम हिस्सा, अपना दिल, वहीं छोड़ आई। नम घास पर चप्पल उतार कर चलना इसको हमेशा अच्छा लगता था। इस वक्त वो किसी भी खुशगवार एहसास से आ रही बस चहलकदमी किए जा रही थी। असद की उदास शिकवा करती निगाहें इसके वजूद का अहाता किए हुई थी। अजीब शशोपंज में मुब्तला होने लगी। हिना ने सब कुछ भुलाकर जब भी असद की पेशकदमी का जवाब मोहब्बत से देना चाहा, पहली रात की सारी बातें जहन में फ़िल्म की तरह चलने लग जाती। ना चाहते हुए भी इनके दरमियान तल्ख कलामी हो जाती। ताहम शौहर के साथ मुसलसल बरसरे पैकार रहने की वजह से वो जहनी तौर पर थकन का शिकार हो गई। जब से इसे बगैर बताए मैके आई थी, इसका दिल जाने क्यों बार बार भर आ रहा। कहीं ऐसा ना हो अना का खेल महंगा पड़ जाए, मेरी बेरुखी सहते सहते वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाएं। हिना की छठी हिस्स बेदार हुई तो वो घबरा गई। लंबे बाल शानों पर बखेर कर माहौल को मज़ीद अफसुल्दा बना रहे थे। इतने ख़राब हैं, एक कॉल करके खैरियत भी नहीं पूछी। मन में शिकवा उभरा, कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो गए। वसवसे चैन लेने नहीं दे रहे थे। मैं भी मुर्शद विला नहीं जाऊंगी। उससे कि एक लहर उठी तो तीखी नाक उचकाकर सोचा, मगर असद की बगैर ज़िंदगी, ये सवाल इसे तड़पा गया। जहन एकदम तलपट होने लगा। कोई चांस नहीं। इसने लॉन में लगी रात की रानी के पास खड़े होकर इतराफ़ किया। 400 फैला अंधेरा इतना बुरा लगा कि वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर रोशनी की जानिब चलती। हाँ मियाँ, भाभी को फूल पसंद आए। सलीम बेग का अंदाज छेड़ने वाला हुआ। वो दोनों छत पर चहलकदमी के लिए आ गए थे। फूल तो वाकई बहुत खूबसूरत थे। जब मैं घर गया तो वो अपनी अम्मी के घर जा चुकी थी। असद ने दांत किचकिचा कर बताया। ओह, यानी पैसे ज़ाया हो गए। वो ज़ोर से हंसते हुए मजाक उड़ाने लग गए। सलीम भाई, मैं बहुत सीरियस हूँ। अब क्या करूँ? असद ने उनकी जानिब देख कर पूछा। जो किया है इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। सलीम बेग ने शौक अंदाज में इसे देखा। अच्छा बाबा, सारी ख़ताएं मेरी, मान लिया, आगे का बताएं। हार मान कर उनके कदमों में बैठ गया। सलीम बेग ने बाबाओं की तरह आंख बंद कर ली। इन्हें लगा असद के ज़िद्दीपन को कम करने के लिए अभी मज़ीद पॉलिश की ज़रूरत है। एकदम शुरू हो गए। हमारा ख्याल है कि भाभी मिजाजन अच्छी और सुलझी हुई लड़की हैं। बहुत सारी बातें इंसान माहौल से सीख जाता है, बस थोड़ा वक्त दरकार होता है। अगर आप पहले दिन ही इन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला देते और बाद में सहूलत से खाला का मसला डिस्कस करते तो वो कोई एतराज़ नहीं करती, बल्कि इस तरह से फर्मा बलदार बहू होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी भी साबित होती। सलीम बेग ने संजीदगी से कहा। असद ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। यूँ हर चीज़ का तवाज़ुन बरकरार रहता और मामलात नॉर्मल रहते। घर को मुस्तहकम रखना सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं, इसमें मर्द का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। मगर आपकी जल्दबाजी ने सब बिगाड़ के रख दिया। सलीम बेग ने सही से समझा दिया। क्या आप बिगड़ी बात बन सकती है? असद का लहजा थका थका सा था। कुछ नहीं बिगड़ा है, बस बेटा अब आपकी सलाहियतों का इम्तहान है। सलीम बेग असद की आंखों में देखते हुए चहके। मतलब क्या करूं? असद ने उनकी जानिब देखा, मगर वो गुम सुम से सोच में पड़े रहे। चलें ठीक है, बहुत रात हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अम्मी इंतज़ार में सोई नहीं होंगी। असद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। भाई जल्दबाज, सुने तो,
आपकी मदद करने के लिए हम एक बहुत अहम काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। सलीम बेग के मायने ख़ेज़ अंदाज ने इसे जाते जाते मुड़कर देखने पर मजबूर किया। वो क्या? असद में एकदम जोश व खरोश भर गया। वो जानता था ये हज़रत कितने तगड़मबाज हैं, इसलिए तो अपनी बिपता सुनाई। ज़रा कान इधर लाएं। सलीम बेग ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा तो वो एकदम हंसने लगा। चेहरे पर इत्मीनान छा गया। हिना कितने दिनों बाद रहने आई तो रुखसाना को खुशी से बुरा हाल था। इन्हें यूँ लगा जैसे ठंडा खुशगवार हवा का झोंका आया हो। बेटियां ऐसी होती हैं, इनकी मौजूदगी से घर की रौनक में इजाफा होता है और जाने के बाद उदासी छा जाती है। रुखसाना ने हिना की उदासी महसूस की तो अपनी छोटी बहन फरजाना की तीनों बच्चियों को फ़ोन करके अपने यहाँ बुला लिया, जिनकी इससे खूब बनती थी। जब से वो आई थी एक हल्ला मचा हुआ था। नबीला ने अफ़ान का रिश्ता तय होने की खुशी में इससे ट्रीट के लिए पैसे मांगे। वो इन लड़कियों के हत्थे नहीं आ रहा था। हिना एक कोने में ठुस सी बैठी सबको ट्रीट के लिए लड़ते झगड़ते देख रही थी। हनी आ जाओ, भैया से मिलकर मुकाबला करें। हिना को पुकार पड़ी मगर इसने मुंह बनाकर इनकार में सर हिला दिया। ये लड़की तो शादी के बाद बिल्कुल बोर हो गई है। नबीला ने इस पर जुमला भी कसा मगर वो टस से मस ना हुई। ढीले ढाले अंदाज में बैठी मुस्कुराती रही। तौबा है, लगता है शादी के बाद हिना में कोई बूढ़ी रूह समा गई है। रुखसाना ने बेटी के बदलते अंदाज पर तशवीश ज़्यादा लहजे में कहा। वो बेटी को घूरते हुए सोच में पड़ गई। वो लड़की जिसकी शरारतों से पूरा घर आजिज़ रहता था, बात बेबात भाइयों की जेब खाली करवाने के चक्कर में सबकी सरदार बनी रहती थी, अब किस कदर बदल गई है। किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। क्या हिना अपने ससुराल में खुश नहीं है? रुखसाना ने सोचा तो इनका दिल नीचे की जानिब डूबने लगा। हिना को आज अपने ससुराल वापस जाना था। रिवाज के मुताबिक रुखसाना ने असद और इसकी माँ को डिनर पर इनवाइट कर लिया। नबीला को भी बुलवा लिया गया ताकि वो इनके कामों में मदद कर सके। रुखसाना भी मेन्यू तरतीब दे रही थी कि उनके सेल पर असद की कॉल आ गई। उन्होंने बड़े स्वभाव से फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। हेलो जी असद बेटा, रुखसाना ने कहा तो दूसरी जानिब से भी बड़ी खुश अखलाक़ी दिखाई गई। आंटी प्लीज़ हेल्प मी। दामाद जी ने संसर के साथ अपनी सासू माँ से हाल दिल शेयर किया मगर वो, रुखसाना ने घबरा कर कहा। ताहम असद ने अपनी लफाजियों से इन्हें शीशा में उतार लिया। ठीक है बेटा, जैसा आप कहें। रुखसाना दामाद की मनसूबा बंदी पर खुलकर मुस्कुराई और राजदारी का वादा करने के बाद फ़ोन रख दिया। हिना उदासी से सर निहुड़ाए अपने बेड पर लेटी थी। एकदम ज़ोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और रुखसाना ने अंदर कदम रखा। तुम ऐसी ही पड़ी हो? उन्होंने बेटी को घूरा। जी बस उठ रही हूँ, इसने लेटे लेटे जमाई लेकर जवाब दिया। हनी कम ऑन, उठो और जाकर शावर लो। रुखसाना ने हदायत देने के बाद दीवार गिर घड़ी में टाइम देखा। 5 बजने वाले थे। अच्छा ना, इन लोगों को तो डिनर पर आना है। हिना पर मतलब कसर ना हुआ, तकिया मुंह पर रखते हुए बोली। हाँ तो अगर पहले तैयार हो जाओगी तो कोई हर्ज है? रुखसाना इसे कैसे बताती, अब तो प्लान तब्दील हो गया है। ओके मम्मी। हिना माँ की बात पर काहिली से उठी, बिस्तर से कदम नीचे नहीं रखा। ओफो, अब उठ भी जाओ। रुखसाना ने बेटी के मरमरी बाजू को खींच कर इसे उठाया। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, मजबूरन सर हिलाकर बोली और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। ज़रा अच्छा सा तैयार हो ना, रुखसाना ने पीछे से आवाज़ लगाई। असद के आने से पहले वो हिना को हर तरह से आरास्ता देखना चाहती थी। शाम होते ही अचानक मौसम अबर आलूद हो गया। बरसात की ऐसी झड़ी लगी कि हर शय को भिगो दिया। रिमझिम फुहार ने कुछ ही देर में तेज़ मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया। ये सावन की पहली बारिश थी। बरसते उदास सावन में वो अपने कमरे में तन्हा खड़ा हिना की यादों में गुम हो गया। बरसती बारिश को शफ़ाफ गिलास वाल की खिड़की से देखते हुए इसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। दुश्मन जान से मिलने को दिल मचल उठा। ससुराल जाने के लिए इसने बारिश रुकने का इरादा किया था मगर इन बरसती बूंदों ने मन में ख्वाहिशात का तूफ़ान जगा दिया। दिल इसको देखने का तमन्नाई हुआ जिसने असद को समझा ही नहीं और इसकी चाहत से इनकार करके रूह में पलने वाली मोहब्बत के वजूद की शिद्दत से नफ़ी कर दी। ये जाने बिना कि इसका तल्ख रवैया उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के तार बखेर रहा है। बारिश का ज़ोर टूटा तो अपने ख़यालात से छुटकारा पाते हुए असद बड़े एहतमाम से तैयार हुआ और ससुराल जाने के लिए कार पोच की जानिब बढ़ने लगा। एक बार फिर गुदगुदाती बूंदाबांदी ने इसका इस्तकबाल किया। स्याह बालों पर पानी के कतरे मोती की शक्ल में बिखर गए। खुशगवार फ़ज़ा का असर इसके मिजाज पर पड़ा। बालों को झाड़ता हुआ वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और सरशारी से गुनगुनाते हुए गाड़ी स्टार्ट की।
रास्ते में एक बार फिर फुहार पड़ने लगी। असद ने कार के वाइपर का इस्तेमाल करते हुए बड़े एहतियात से गाड़ी चलाई और रास्ते में फिसलन हो रही थी क्योंकि बारिश फिर से तेज़ हो गई थी। असद उजलत में कार पोच में गाड़ी खड़ी करके हिना के बड़े से घर में दाखिल हुआ। हिना शेड में अपनी कज़न के साथ कैन की कुर्सियों पर विराजमान मौसम का लुत्फ़ उठा रही थी। सासू माँ ने मेरी हदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया है। असद ने हिना का मुकम्मल जायज़ा लिया और दिल ही दिल में खुश हुआ। दुश्मन जहाँ खूब सजी संवरी दिलरुबा सी लग रही थी। अरे असद भाई, आप ज़्यादा भीग तो नहीं गए? नबीला ने बहनोई को देखा तो खड़े होकर अपनी नशिस्त पेश की। नहीं साली साहिबा, शुक्र है जब यहाँ पहुँचा इस वक्त बारिश में कमी आ चुकी थी, इसलिए बचत हो गई। असद ने बालों पर से पानी के चंद कतरों को झाड़ते हुए बशाशत से जवाब दिया। वो सियाह कढ़ाई वाले कुर्ते सफ़ेद शलवार में बहुत फ्रेश दिखाई दे रहा था। इसके गोरे पैरों में सियाह पिशावरी चप्पल बहुत अच्छी लग रही थी। हिना ने एक भरपूर निगाह डाली। दिल की धड़कन मामूल से हट गई, बज़ाहिर अनजान बनी रही। ओके लव बर्ड्स, ऐसे हसीन मौसम में मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं। आप दोनों मिलकर मौसम को एंजॉय करें, मैं चाय भिजवाती हूँ। नबीला ने शरारती अंदाज में कहा और थोड़ा झुक कर इन्हें फ्रेश किया। वाह, अल्लाह सबको ऐसी अक्लमंद साली से नवाजे। असद ने मुस्कुरा कर कहा तो नबीला मज़ीद फूल गई, इशारे करती रह गई और वह अंदर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों पास होते भी अपने अपने ख्यालों में खो गए। चंद लम्हों की खामोशी इनके बीच तर आई। असद की भटकती निगाहें इस पर जाकर मरकूज़ हो गईं। हिना ने इसे नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर रेलिंग पर बिखरे बारिश के कतरों को देखना शुरू कर दिया। हम असद खनकारा, टस से मस ना हुई। ओहो, मोहतरमा की नाराज़गी कायम दायम है, असद ने मुस्कुरा कर सोचा। हनी, मैं ये तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसे ख्याल आया तो मुस्कुरा कर गजरों का पैकेट इसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया। तवक्को के बरखिलाफ होने हिना ने इसके हाथों से ताज़ा बेले और गुलाब के गजरे ले लिए। फूल इसकी कमज़ोरी थे, इसलिए फ़ौरन इन्हें पहनने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई, मगर एक हाथ से पहनना मुश्किल हो रहा था। असद पहले तो दिलचस्पी से देखता रहा, फिर आगे होकर बड़ी नरमी से इसकी कलाई के गिर्द खुशबूदार गजरे लपेट दिए। हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अम्मी कहाँ हैं? इसे एकदम सास का ख्याल आया तो असद से पूछा। इन्हें शाहिदा खाला और सलीम भाई अपने घर ले गए हैं। असद की बादशाह खुशी से चिरी जा रही थी। वो क्यों? इन्हें तो हमारे घर डिनर पर आना था। मुस्तरब होकर बोली। यार मैं आ गया हूँ ना, इनका बेटा, ये काफ़ी नहीं है? इसने शरारत से एक आंख मींच ली। ऐसे कैसे? चलें, हम अम्मी को लेकर आते हैं। वो एकदम परेशानी से सर पर हाथ मार कर बोली। यार मैंने रुखसाना आंटी को फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि दावत का एहतमाम ना करें, अम्मी नहीं आएंगी और माँ बदौलत भी यहाँ खाना नहीं खाएंगे। वो शौक़ हुआ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हिना के पल्ले कुछ ना पड़ा तो पूछा। आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि माँ बदौलत अपनी मिसेस के साथ बाहर डिनर करेंगे। असद ने सीने पर हाथ बांधकर झुकते हुए प्यार से कहा तो वो चौंक गई। नहीं, मैं अम्मी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इसे सब कुछ याद आया तो थोड़ा हटीलापन दिखाया। बात सुनो, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, कभी कभी इसे प्राइवेसी की भी ज़रूरत होती है। जब से हमारी शादी हुई है तुमने तो अम्मी पर कब्ज़ा जमा लिया। अरे भाई, इनका रिश्तेदारों से मिलना मिलाना एकदम ख़त्म होकर रह गया है। इसीलिए वो सलीम भाई के इसरार पर एक हफ़्ते के लिए अपनी बहन की तरफ रहने चली गई हैं। असद ने मज़े से कहा और सर के पीछे हाथ बांधकर इसके तासुरात से लुत्फ़ उठाने लगा। क्या ये सब अम्मी ने आपसे कहा है? वो एकदम शॉक रह गई। इसे बज़ाहिर ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। कौन सी बात? असद ने परेशान होकर पूछा। अम्मी पर कब्ज़ा जमाने वाली बात। मायूसी दिखाई दी। नहीं जाना, वो तो आपकी तारीफ़ करने के अलावा कुछ और नहीं कहती। ये तो अम्मी के लायक फ़ाइक बेटे के इरशादात हैं। असद ने घबरा कर जल्दी से माँ का मामला क्लियर किया। कहीं हिना के दिल में कोई और गलत फहमी जन्म लेकर एक नई मुसीबत खड़ी कर दे। ओह अच्छा। हिना को सारी बात सुनकर तसल्ली मिली। अब गुजरी बातों को भूल जाओ प्लीज़, असद ने दरख्वास्त की। आप जैसा चाहते थे मैं वैसी ही बन गई, अब क्या गिला? हिना ने अजियत से आंखें बंद कर लीं। सुनो, मान जाओ, शिकवे शिकायत के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। असद ने बड़े प्यार से इसका हाथ थाम कर मनाना चाहा। सब कुछ इतना आसान नहीं रहा है, आपको अंदाज़ा भी है। मैंने शादी की पहली रात से अब तक किस अजियत महसूस की है। बेरुखी से हाथ छुड़ाया। कैसी? असद ने सवाल किया। वो चाहता था कि हिना के दिल की भड़ास निकल जाए।
एक ऐसी मुजरिमा जो बगैर जुर्म के सज़ा काट रही हो। हिना के लहजे में दुख बोल उठे। सॉरी हनी, यकीन करो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। तुम्हारी बेरुखी की सज़ा से भी बड़ी कोई सज़ा है जो मैंने झेल ली है। चलो अब सब भूल जाओ, हिसाब बराबर हो गया। असद ने जलती आंखों पर उंगली फेर कर कहा। कोई हिसाब चुकता नहीं हुआ। हिना अब असद को तंग करने लगी। हनी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं हम सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत करें? असद ने इसके चेहरे पर नरमी देखी तो फौरन हाथ बढ़ाया। मैं नहीं मानती, इसने एक अदा से होंठ सुकेड़ कर कहा। मान जाओ ना। असद ने बड़ी आस से बीवी को देखा। हिना ने पलकें उठाई। शौहर की आंखों में सच्चाई का अक्स हलकौरे लेता दिखाई दिया। अच्छा बाबा, ये देखो, कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई। असद उठकर हिना के पास गया और इसके कानों की नाजुक लोएं छू कर बोला। ही वो इसकी मासूम सी शरारत पर बेख्तियार हंसती चली गई। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। असद के लहजे में यकीन था। बीवी की जानी बड़े खलूस से हाथ बढ़ाया। अपना वादा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हिना ने इसके फैले हुए चौड़े मर्दाना हाथ पर बिलाखिर अपना नाजुक सा हिनाई हाथ रख दिया। अब नहीं भूलूंगा। वैसे भी यार क्या करूं, पहली शादी भी ना। पहली शादी थी ना, दूसरी बारी में ये गलती नहीं दोहराऊंगा। असद ने एक आंख मीच कर कहा। क्या? हिना ने इसे घूरा। सो सॉरी। वो एकदम डरने की एक्टिंग करने लगा। जनाब, इतना सब कुछ होने के बावजूद अब में दूसरी शादी का हौसला है? हिना एकदम हंसती। नहीं बाबा, एक ही तजर्बा बहुत है। असद ने नफ़ी में सर हिलाते सुकून का सांस लिया। वो दोनों डिनर करने एक शानदार रेस्टोरेंट में आए हुए थे कि अचानक बादल ज़ोर से गरजे तो हिना की आंखों में खौफ सिमट आया। डर कर पीछे हुई तो असद ने इसे थाम कर अपने होने का एहसास दिलाया। हिना शर्मा गई। पलकों ने लरजना शुरू कर दिया। इससे पहले कि बारिश शुरू होती उन्होंने घर जाने का फ़ैसला किया। घर पहुंचती असद वॉशरूम में चेंज करने चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो हिना टेरेस में खड़ी बाहें फैलाकर बारिश का लुत्फ़ उठा रही थी। असद इसकी बच्चों जैसी हरकतों को दिलचस्प निगाहों से देखने लगा। आज इसके सामने अपनी बीवी का एक नया शरारती रूप आया था। आपको बरसात कैसी लगती है? हिना ने लम्हे भर को आंखें मींची। मुट्ठी में ज़बरदस्ती बूंदों को कैद करते हुए असद से सवाल किया। जाहिर है बारिश किसको अच्छी नहीं लगती, मुझे भी बहुत पसंद है। वो सरशारी से बोला। अच्छी लग रही हो। हिना का मासूम सादा अंदाज हवा से बेकाबू होता जामनी आंचल, बालों में चमकते नकरई मोती, चांद सा चेहरा, हिनाई हाथों में फिसलती रंगीन चूड़ियाँ। असद इसकी कुर्बत में मदहोश हुआ जा रहा था। शुक्र है मैंने मोहब्बत को खुद से दूर जाने ना दिया, यूं मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। असद ने आंखें बंद करके सरशारी से सोचा। मैंने एक पहर का प्यार नहीं, ज़िंदगी भर का साथ पा लिया। हिना ने मुस्कुराकर असद के नज़दीक होते हुए सोचा। कुछ हसीन लम्हे, अनमोल घड़ियाँ और अनोखी बातें दिलों पर नक्श बनकर रह जाती हैं, जहन से कभी महव नहीं होती, अमर हो जाती हैं। इन दोनों ने एक दूसरे की निगाहों में देखते हुए महसूस किया जैसे शबे फिराक गुजर गई हो। ज़ेस्त का असल हुस्न और अछूतापन इन खूबसूरत लम्हों में सिमट आया हो। यह नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।